नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। स्पर्श हिमालय महोत्सव का शुभारंभ पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह ने की शिरकत। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेख और विचारक हुए शामिल। उत्तराखंड में 20 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान। 2 दिनों में 3 नामांकन प्रपत्र लिए गए। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर। केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस का दिल्ली में मंथन। दावेदारों के 13 नाम पर हुई चर्चा। 27 अक्टूबर को प्रत्याशी का ऐलान संभव। उत्तराखंड की पहली हेली मेडिकल एम्बुलेंस सेवा का जल्द होगा शुभारंभ। पीएम मोदी 29 अक्टूबर को करेंगे शुरुआत। सीरियस मरीजों को ले जा सकेंगे ऋषिकेश एम्स। और नैनीताल हाईकोर्ट ने छात्र संघ चुनावों को लेकर याचिका पर की सुनवाई। चुनाव की समय सीमा निकल जाने से निरस्त की याचिका। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज उत्तराखंड के ऐतिहासिक थानू के लेखक गांव में स्पर्श हिमालय महोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे, जहां रामनाथ कोविंद, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। शुभारंभ से पहले कलाकारों के द्वारा पारंपरिक छोलिया नृत्य का प्रदर्शन किया गया है, जिससे पूरे कार्यक्रम का वातावरण सांस्कृतिक रंगों में रंग गया। स्पर्श हिमालय महोत्सव में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेखक, विचारक और पत्रकार शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में जाने माने साहित्यकार और लेखक प्रसून जोशी, अवधेशानंद, माला राज्य, लक्ष्मी शाह और ब्रजभूषण गैरोला जैसी प्रतिष्ठित हस्तियां भी मौजूद रहीं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार का प्रयास है कि साहित्य का यह प्रभाव निरंतर जारी रहे और समाज का मार्गदर्शन करे। इस अवसर पर मैं हमारे स्थानीय कलाकारों, साहित्यकारों, आयोजकों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस महोत्सव को सफल बनाने के लिए अपना अथक परिश्रम किया है। मैं विशेष रूप से आदरणीय निशंक जी को बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से इस अद्वितीय जो संकल्पना है, इस अद्वितीय संकल्पना को साकार किया है यहाँ पर। और हम सब उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि आपने शुरुआत की है और राज्य के लिए बहुत, हमारे लिए ये बहुत विशेष बात है। ये ऐतिहासिक दिन है। दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, केदारनाथ उपचुनाव के लिए नियुक्त पर्यवेक्षकों नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, गणेश गुदियाल, लखपत सिंह बुटोला समेत केंद्र और प्रदेश के दिग्गज नेता मौजूद रहे। बता दें कि बैठक में कांग्रेस की रणनीति समेत संगठन से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई है और बैठक का मुख्य उद्देश्य केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी के नाम का चयन करना था। केदारनाथ उपचुनाव में नियुक्त पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसके बाद देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने वर्चुअल बैठक कर उम्मीदवारों के नाम में से अंतिम 3 नामों का एक पैनल बनाया था। वहीं इस बैठक में 3 नाम वाले इस पैनल में से एक नाम पर सर्वसम्मति से मुहर लग सकती है। केदारनाथ उपचुनाव जो है वो सामने है और हमारे पर्यवेक्षक वहाँ गए थे। उन्होंने वहाँ पर आम जनता से भी बात करी, पार्टी के कैडर से भी बात करी, पार्टी के पदाधिकारियों से भी बात करी, जो टिकटार्थी हैं, टिकट मांग रहे हैं उपचुनाव के लिए, उनसे भी बातचीत करी। अब पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट दिल्ली दी है। सारे सीनियर लीडर्स को दिल्ली तलब किया गया है। मैं समझता हूँ प्रभारी जी और पार्टी के सीनियर लीडर्स उनसे बातचीत करेंगे और शीघ्र ही हमारा जो कैंडिडेट है वो तय होगा
और अनाउंस होगा। सारी पार्टी मिलकर के केदारनाथ का उपचुनाव उसी प्रकार से जीतने का काम करेगी जैसे हमने बद्रीनाथ जी का चुनाव जीता, जैसे हमने मंगलौर का चुनाव जीता। आगामी 20 नवंबर को होने वाले केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के तहत दूसरे दिन एक निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन प्रपत्र लिया। 2 दिनों में 3 नामांकन प्रपत्रों की बिक्री हो चुकी है। राष्ट्रीय दलों ने अभी अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। केदारनाथ उपचुनाव के लिए बुधवार को निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान ने नामांकन प्रपत्र खरीदा है। वहीं मंगलवार को डॉक्टर आशुतोष भंडारी और रमेश नौटियाल ने नामांकन प्रपत्र खरीदा था। 2 दिनों में कोई भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ है। उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है, जबकि 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 4 नवंबर होगी। बता दें कि केदारनाथ में 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना की जाएगी। केदारनाथ विधानसभा का उपनिर्वाचन का जो कार्यक्रम है, निर्वाचन आयोग के द्वारा जो जारी किया गया है, उसके अनुरूप समस्त कार्यवाहियां जो है जनपद में की जा रही है। उसी के दृष्टिगत नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गया है। आज तक के जो विवरण प्राप्त है उसके अनुसार अभी तक कोई भी नामांकन किसी भी प्रत्याशी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर लेवल पे सभी ट्रेनिंग्स का आयोजन किया जा रहा है। साथ में पर्याप्त संख्या में ईवीएम मशीन्स, अन्य जो आवश्यक दस्तावेज है और एनवलप्स और तैयारी संपन्न की जा चुकी है। उसके लिए नियमित अनुश्रवण भी किया जा रहा है। पोलिंग पार्टी गठन के लिए जो है 173 पोलिंग स्टेशन का चयन निर्धारित किया जा चुका है और उनकी पोलिंग टीम्स का गठन के लिए जो है पोलिंग पर्सन का रैंडमाइजेशन का प्रक्रिया प्रथम चरण में पूर्ण हो चुका है। मूल निवास और भू कानून को लेकर एक तरफ जहां पूरे प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ नाराजगी और विरोध के सुर उभर रहे हैं, तो वहीं अब आंदोलन भी लगातार जारी है। इसके बाद भाजपा ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में सभी वर्ग और समुदाय और निवासरत लोगों के हितों की चिंता उनको है और इस पर व्यापक स्तर पर चिंतन भी किया जा रहा है। वहीं इसी क्रम में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता की माने तो सरकार स्थानीय लोगों के हितों के साथ साथ यहां पर रह रहे सभी लोगों के हितों पर ध्यान दे रही है और इसका समाधान बहुत जल्द भाजपा की ओर से निकाला जाएगा। सरकार को बड़े व्यापक स्तर पर सोचना पड़ता है और पूरी व्यापकता के साथ, क्योंकि सभी की समस्याओं का समाधान हो। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। इसलिए हम व्यापक स्तर पर इस पर पार्टी सोच सकती है, भारतीय जनता पार्टी इसका समाधान कर सकती है। हम उत्तराखंड के निवासी हैं और निश्चित रूप से उत्तराखंड के लोग भी कई राज्यों में हमारे देश के अंदर रहते हैं। इसलिए हमें यह बोलते हुए ये भी यहाँ के लोगों के हितों का संरक्षण तो करना है ही, लेकिन कहीं हमें इतनी संकीर्णता में भी बात नहीं करनी चाहिए कि उत्तराखंड जैसी देवभूमि में अन्य लोगों के लिए स्थान न हो। ऐसा नहीं है। ये राज्य, ये देवभूमि है, यहाँ भारत के सभी लोगों का स्वागत है। उत्तरकाशी में बनी मस्जिद के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए और अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस मस्जिद को लीगल बता रहा। अब ये मामला विवाद का विषय बनता जा रहा है। बता दें कि हिंदुवादी संगठन के तमाम नेता और स्थानीय लोग मस्जिद को अवैध बताकर उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और जिला प्रशासन से इस पर ठोस कार्रवाई की मांग भी कर रहे। हिंदू धर्मगुरु स्वामी दर्शन भारती और उनकी अन्य सहयोगियों ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कलेक्ट्रेट जाने वाला रास्ता और मस्जिद की ओर जाने वाले रास्ते को बीच में ही बैरिकेडिंग से रोक दिया है। लेकिन जनता इसी रास्ते से जाने के लिए अड़ी रही, शांतिपूर्ण तरह से प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन पुलिस ने अचानक से सभी लोगों पर लाठी चार्ज कर दिया और आंसू गैस के गोले भी दागे, जिससे पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई है।
ऐसा है ना, तो ये पत्थरबाजी होती। डीएम साहब को समय दिया गया था, डीएम साहब थोड़ा सुन लो कि यहाँ लोग इतने इकट्ठा हो रखे हैं, इनकी बात सुन लीजिए। तो कहीं ना कहीं डीएम साहब का मैं कहूँगा अकड़पन था या बालकपन था, वो आए नहीं, या मतलब क्या था वो डीएम साहब जवाब देंगे उस बात का। उसके बाद जो होता है जैसे पुलिस में धक्का मुक्की होती है, पुलिस के और नौजवानों के बीच में थोड़ा सा आपसी संघर्ष बढ़ा, धक्का मुक्की का। ये का एक बताइए, पुलिस लाठीचार्ज करती है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, और जैसे ही पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो ऐसा मुझे महसूस हुआ कि जैसे कुछ लोग ऊपर ताक में बैठे हुए थे कि हम पथराव करेंगे। और निश्चित बात है, अगर मुझे मेरे साथ में मेरे कुछ लोग ना होते, जिसमें कि 3 छोटे लोग हैं, 1 2 4 लोग जिन्होंने मुझे बचाया, वो मुझे मार देते। आज हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। अवैध मस्जिद का जो प्रदर्शन था, जनआक्रोश रैली थी, वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी। इसमें जब क्या बोलते हैं, एक प्लानिंग के तहत हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने देखा कि एक अजहर नाम का लड़का और एक 3 स्टार वाले को लेकर मस्जिद की तरफ गया। उसके बाद फिर वो आने के बाद फिर पुलिस ने, जब हमारे कार्यकर्ताओं ने थोड़ा बल लगाया और क्या बोलते हैं, जब डीएम को कहा गया था कि 1 घंटे से भाई बैरिकेडिंग खोल दो 3 घंटे लगातार 3 घंटे तक प्रतीक्षा करवाता रहा, कोई जवाब नहीं आया। ये प्रशासन की मिली भगत से मुस्लिम समाज द्वारा, पुलिस प्रशासन भी उसमें मिला था, मुस्लिम समाज द्वारा कार्यकर्ताओं पर और पथराव किया गया और इस शहर का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया। इसमें पुलिस प्रशासन के लोग मिले हैं। ये पहले से प्रस्तावित प्रोग्राम था। वहाँ पर एक मस्जिद बनी हुई थी। मस्जिद के संबंध में इन लोगों को ये था कि पहले कि ये अनधिकृत रूप से बनी हुई है, लेकिन देखा गया उसकी भूमि और इन सब चीज़ों को देखा गया तो उनकी अपनी प्राइवेट लैंड पर बनी है। सारी चीज़ें जांच इत्यादि पहले जिलाधिकारी उत्तरकाशी के द्वारा किया जा चुका है, तो इस तरह की कोई बात नहीं है कि इलीगल तौर में बना हुआ, बहुत पहले से बनी हुई मस्जिद है ये। और क्योंकि प्रदर्शन करना था श्री राम सेना और के जो जितेंद्र चौहान जी है और दर्शन भारती है, तो उसके में कल अभी तक अनुमति नहीं ली गई थी पहले, फिर उनके द्वारा अनुमति ली गई, फिर रूट तय किया गया। तो उत्तरकाशी में बनी मस्जिद के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए और अपना आक्रोश व्यक्त किया है। हिंदू संगठनों की मांग है कि वहां पर मस्जिद का निर्माण ना किया जाए। हालांकि इस दौरान बाजार भी बंद रहे। व्यापारियों ने कहा है कि ये हमारी इच्छा है बाजारों को बंद रखना। इस दौरान हिंदू संगठनों ने भी ये कहा है कि दीपावली के चलते अभी आंदोलन को रोका जा रहा है, लेकिन आगे आने वाले 4 नवंबर को फिर से इस आंदोलन पर कुछ महापंचायत होगी और इसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। इस दौरान जब ये लोग आक्रोश जताते हुए विरोध जताते हुए आगे बढ़ रहे थे तो पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया। आंसू गैस के गोले भी इन सभी पर दागे गए हैं। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोक-झोंक झड़प देखने को मिली है। कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। हालांकि लोगों की ये मांग है कि वहां पर जो मस्जिद अवैध तरीके से बनाई जा रही है उसे रोका जाए। और यहां पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। उत्तराखंड की पहली हेली मेडिकल एम्बुलेंस सेवा का जल्द ही शुभारंभ होने जा रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी आगामी 29 अक्टूबर को देश की पहली मेडिकल एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ करेंगे। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत सभी सांसद मौजूद रहेंगे। बता दें कि सितंबर 2022 को तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू किए जाने की घोषणा की थी। इसी क्रम में अब ऋषिकेश एम्स की निदेशक ने बताया है कि यह देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा होगी
और साथ ही जानकारी देते हुए बताया है कि उत्तराखंड के भौगोलिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए इस मेडिकल एम्बुलेंस सेवा का दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहे लोगों, दुर्घटनाओं और सीरियस मरीजों को ऋषिकेश एम्स में इलाज के लिए ले जाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेशों के बाद अब तमाम सरकारी ऑफिसर गांव-गांव जाकर लोगों की परेशानियों को सुनकर उनकी समस्याओं का हल करने में जुटे हुए हैं। इसी के तहत नारसन ब्लॉक के गांव थतकी में सरकार के नुमाइंदे डीओ हरिद्वार प्रमोद चंद पांडे ने पहुंचकर लोगों की जन समस्याओं की जानकारी ली है। इस बीच अन्य विभागों के कुछ अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। वहीं हरिद्वार डीओ प्रमोद चंद पांडे ने कुछ लोगों की समस्याओं को जिलाधिकारी तक पहुंचाने का काम किया है, तो कुछ को मौके पर ही हल किया है। वहीं ग्राम प्रधान कुलदीप सालार का कहना है कि कुछ दिन पहले ही हमारे गांव में जिलाधिकारी ने खुद आकर लोगों की समस्या सुनी थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि अतिक्रमण हुए तालाब को मुक्त कराया जाएगा, पर अब तक इस पर कोई कार्रवाई अधिकारियों की ओर से नहीं की गई है। यहाँ जनता दरबार लग रहा है। प्रधान जी हमारे साथ में हैं, जनता की शिकायतें सुनी जा रही हैं और 28 तारीख को पहले भी यहाँ डीएम साहब का जनता दरबार हुआ है। ये सरकार की इच्छा है कि सरकार के हर अधिकारी जनता के पास पहुंचे और वहाँ उनकी समस्याएं सुने, उनका निस्तारण वहीं करें और उनकी जो समस्या निस्तारण नहीं हो पा रही वहाँ पर उनको लेकर जिला स्तर पर विभिन्न विभागों को भेजें, उसी क्रम में आ जाए। डीएम साहब के द्वारा नहीं, अधिकांश अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं, जो संबंधित विभाग के अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं। कुछ अधिकारी हैं जो नहीं आए हुए, उनकी उपस्थिति जिलाधिकारी महोदय को भेजी जाती है कि उनको यहाँ उपस्थित रहे हैं। अन्य कार्यक्रमों में भी आदमी रहता है, यहाँ अधिकांश अधिकारी आए हुए, ऐसा नहीं। पिछले महीने की 23 तारीख को हमारे यहाँ सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लगा था, उसमें डीएम साहब खुद मौजूद रहे थे। हमने डीएम साहब को अवगत कराया था, मौखिक भी और लिखित में भी दिया था कि हमारे गांव के बीच में एक तालाब हुआ करता था जो आज चकबंदी अभिलेख में मौजूद नहीं है, लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, तालाब बिल्कुल खत्म कर दिया है और गांव में पानी की निकासी नहीं है। हमारी डीएम साहब से फिर से यही रिक्वेस्ट है कि वो जितना बचा हुआ है कम से कम उतना तो खुद जाए ताकि पानी की निकासी हो जाए। तो उस समस्या का हमारा अभी तक समाधान नहीं हुआ है और बाकी गांव में ये अतिक्रमण है, किसी ने रास्ते में कुड़ी डाल रखी है, किसी ने रास्ते में वाहन खड़े कर रखे हैं। मेन समस्या तो ये है आपने उन्होंने 25 तारीख का टाइम दे रखा है कल। अब कल देखते हैं प्रशासन की टीम आती है या नहीं। भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ में पिछले कुछ सालों से प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत मास्टर प्लान का निर्माण कार्य किया जा रहा। बता दें कि अब तक प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत मास्टर प्लान का निर्माण कार्य कई जगहों पर संपन्न होने की कगार पर पहुंच चुका है। आजकल लगातार मास्टर प्लान के तहत अराइवल प्लाजा, रिवर फ्रंट, हॉस्पिटल, अन्य अति आवश्यक निर्माण कार्य तेज गति से किए जा रहे हैं, जो निर्माण कार्य दूर से ही देखने पर बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहे। वहीं एक और बद्रीनाथ धाम के वामनी गांव के निवासी राम नारायण भंडारी का कहना है कि बद्रीनाथ धाम में चल रहे पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत मास्टर प्लान का निर्माण कार्य कई जगहों पर बेहद खूबसूरत तरीके से बनाया जा रहा, जो कि भविष्य के लिए तीर्थयात्रियों से लेकर के स्थानीय लोगों के लिए वरदान साबित होगा। केदारनाथ की संवेदनशीलता के साथ ही धार्मिक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए केदार सभा में धाम में अनावश्यक ढोल और अन्य वाद्य यंत्रों के साथ ही आतिशबाजी पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस बाबत केदार सभा ने बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष को ज्ञापन दिया है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय को दिए गए ज्ञापन में केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी, महामंत्री अंकित सीमवाल ने कहा है कि केदारनाथ धाम में आए दिन यहाँ की धार्मिक मान्यताओं को प्रभावित करने के काम किए जाते रहे हैं। धाम में अनावश्यक ढोल वादन, वाद्य यंत्रों और ध्वनियों की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि दीपावली के मौके पर भी केदारनाथ धाम में दीपक जलाएं, लेकिन आतिशबाजी से इस पवित्र स्थल में प्रदूषण बढ़ेगा, जो कि हिमालय के लिए काफी घातक है।
सभी तीर्थयात्रियों से निवेदन है, केदारनाथ धाम आने वाले तीर्थयात्रियों से, कि आप लोग श्री केदारनाथ धाम में दीपावली के अवसर पर पटाखे, बम इत्यादि बिल्कुल लेके ना आए और यहाँ की पवित्रता धाम की बनाए रखें। आप सभी तीर्थयात्रियों से श्री केदार सभा आपसे निवेदन करती है, यहाँ पर आइए। लेकिन जो यहाँ पे शोरगुल होता है, ये वाद्य यंत्रों की अनावश्यक ध्वनियाँ जो होती हैं, अनावश्यक बम पटाखे फोड़े जाते हैं, इसमें आप सभी शिव भक्तों से निवेदन है, कृपया इस हिमालय क्षेत्र में, इस ग्लेशियर के बीच बसा जो स्थान है, इसमें ये काम बिल्कुल न करें। एक बार पुनः आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। आप सभी का इस दिव्य धाम में श्री केदार सभा केदारनाथ की ओर से बहुत बहुत स्वागत। जय बाबा केदार। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दून समेत 13 शहरों में AQI की 24 घंटे थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। इस तरह दीपावली से पहले और बाद में विभिन्न स्थानों पर वायु प्रदूषण की स्थिति परखी जाएगी। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अमित पोखरियाल ने बताया है कि देहरादून, ऋषिकेश और टिहरी में AQI की मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। इसके अलावा राजधानी देहरादून के नेहरू कॉलोनी और घंटाघर में भी AQI की मॉनिटरिंग की जा रही है। ये विभिन्न स्थानों पर जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग है, ये हमारे देहरादून में, ऋषिकेश में और टिहरी में हमने अपने एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन दीपावली के समय पर स्थापित किए हैं। और ये लगातार मॉनिटरिंग जो है 24 अक्टूबर आज से और 7 नवंबर तक लगातार की जाएगी मॉनिटरिंग। उत्तराखंड के भराड़ी सैंड विधानसभा में जल्द ही शोध संस्थान खुलने जा रहा है, जहां स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं प्रदेश में विधानसभा की कार्यवाही और सरकार की कार्य प्रणाली को बारीकी से समझ सके। साल 2015 में उत्तराखंड दौरे पर आए तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विधानसभा में स्कूली बच्चों को लोकतंत्र की बारीकियां सीखने के लिए शोध संस्थान स्थापित करने की बात कही थी, जिस पर अमल करते हुए अब विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने मौजूदा वित्तीय सत्र में गैरसैंण के भराड़ी सैंड विधानसभा में शोध संस्थान शुरू करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड विधानसभा को 2015 में हमारे पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय प्रणब मुखर्जी ने दिया था। वो जब दौरे पे आए थे उत्तराखंड के, उन्होंने ये निर्णय किया था कि एक शोध संस्थान विधानसभा उत्तराखंड को दिया जाए। पत्राचार करने के बाद 2016-17 के करीबन ये संस्थान हमको मिला। मैं आपको बताना चाहूंगी, हमने इसका रजिस्ट्रेशन कराया है और इसके माध्यम से हम पॉलिसी रिसर्च पर काम करेंगे, जिसमें हम चाहेंगे कि हमारी अच्छी यूनिवर्सिटीज से, चाहे वो IIM हो, चाहे IITs हो, दून यूनिवर्सिटी हो, हमारी गढ़वाल यूनिवर्सिटी हो, कुमाऊं यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बच्चे यहाँ आकर पॉलिसी रिसर्च पर कार्य करें और किस तरह से पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, पॉलिसीज इम्प्लीमेंट होने के बाद उनका क्या इम्पैक्ट सोसाइटी में हुआ है, उसकी स्टडी करें। तो इसलिए एक अच्छा इंस्टीट्यूट विधानसभा उत्तराखंड द्वारा अब दोबारा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।